खूबसूरत मोहब्बत में अब आगे सुनिए। मनाली पहुंची अपनी दादी के घर। यहाँ काविन बड़े ही जोरों शोरों से तैयारी कर रहा था। वहाँ सक्रांत और मीनल भी शामिल हो गए और उन्होंने काविन के सामने रहना जरूरी समझा ताकि उसे शक ना हो। थोड़ी देर बाद काविन कमरे में आया। वो उसे ढूंढने लगा तो मनाली नहीं थी। वो बौखला गया और सब कुछ तहस नहस करके यहाँ वहाँ ढूंढने लग गया। उसने अपने आदमियों को काम पर लगाया। अब उसे समझ आ चुका था कि मनाली फिर से उसके घर से भाग गई, पर यह कैसे हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। उधर मनाली नित्या के घर पहुंच चुकी थी। वो उसे जल्दी से अंदर लेकर आई और नित्या के माँ बाप भी काफी अच्छे थे। वो मनाली की हालत समझ रहे थे। मनाली काफी हद तक ठीक थी। उसके शरीर में अब कमजोरी नहीं थी क्योंकि दवाइयों का असर भी खत्म हो चुका था। नित्या ने मनाली के जाने का इंतजाम कर दिया था, पर उसे ये नहीं पता था कि एक मुसीबत अभी भी सर पर मंडरा रही थी और अब वो मुसीबत आने में देर नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद जब नित्या ने सारा इंतजाम कर दिया तो अपने कमरे में कुछ लेने के लिए आई कि अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई और उसकी आंखों में देखते ही देखते डर फेल हो गया। काविन, नील और कृष के साथ उनके आदमी नित्या के घर की ओर बढ़ रहे थे। नित्या वहां से हड़बड़ाकर भागी और मनाली को उसने ढूंढने की कोशिश की तो मनाली बेड के कोने में बैठी थी। उसने हड़बड़ाकर उसे उठाया और हांफते हुए बोली, मुन्नू, अभी भाग यहाँ से। वो काविन यहाँ आ गया है। तुझे यहाँ से भागना होगा मुन्नू। मनाली की घबराहट भी बढ़ती गई। वो रोते हुए बोली, अब फिर से वो मुझे ले जाएगा। नित्या उसे समझाते हुए, ये बात करने का टाइम नहीं है मनाली, भाग यहाँ से, मैं देख लूंगी उसे। मनाली नित्या का चेहरा पकड़ते हुए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुझे छोड़कर, वो तुझे भी मार डालेगा। इतना कहते ही मनाली उसके गले लग गई और नित्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो भी मनाली के सर पर हाथ फेरती रही कि अचानक उसे मृणाल का वादा याद आया। उसने मनाली का हाथ पकड़ा और खींचते हुए पीछे के दरवाजे की ओर ले गई और उसके चेहरे को पकड़ के बोली, जिंदगी में मुलाकात होगी भी या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मृणाल से किया वादा मैं नहीं तोड़ सकती, मेरी फिक्र मत कर। अगर मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है मुन्नू। जिसके साथ जीना था वही नहीं है मेरे साथ, तो जी के कोई फायदा नहीं। पर तू जिएगी, तू मेरी खातिर जिएगी। अपने भाई और अपने माँ बाप की खातिर उनकी जान खाली मत जाने देना मुन्नू। चली जा यहाँ से, भाग जा कहीं दूर और लौट के इस शहर में मत आना। मैं तुझे बताती हूँ तू कहाँ जाएगी। यहाँ से सीधा अपनी दादी के घर और वहीं रहेगी। मैं यहाँ संभाल लूंगी। मनाली रोते हुए उसे देखने लगी। आज उसकी दोस्त का भी साथ उससे छूटने वाला था। नित्या ने उसे धक्का दिया और दरवाजा बंद करते हुए बोली, भाग जा मुन्नू, ज्यादा वक्त मत गवा, प्लीज भाग जा, तुझे मेरी कसम। मनाली आंखों में आंसू लिए, आई लव यू सोनपरी। नित्या उसके गले लगते हुए, आई लव यू टू मुन्नू, जिंदगी में कभी हार मत मानना। दुआ है मेरी कि तेरी जिंदगी सबसे खूबसूरत हो, तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। इतना कहते ही नित्या उसे बाहर जाने के लिए कहती है और मनाली भाग गई वहां से। नित्या यहाँ बाहर आई तो काविन उसके माँ बाप को धमका रहा था। नील उसकी तरफ बढ़ते हुए, कहाँ है मनाली, बता। नित्या मुस्कुराकर, कुत्तों की तरह फितरत है तुम्हारी, कुत्ते की तरह कहीं भी चले आते हो, हाँ। नील ने उसके बाल पकड़े और जोर से उसका सर दीवार पर दे मारा और चिल्लाकर बोला, बता कहाँ भगाया है तूने उसे। नित्या का सर घूमने लगा। वो नील को देखकर बोली, कभी हाथ नहीं आएगी, वो ऐसी जगह भेज दिया मैंने उसे। काविन को गुस्सा आया और उसे एक झापड़ लगाकर बोला, मेरे ही घर से मेरी ही दुल्हन को भगा कर ले गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू काविन की आंखों में धूल झोंके।
तेरी तो अब जान ले लूंगा। बता पहले कि कहाँ छुपाया है मनाली को तूने। वहीं नित्या के माँ बाप चिल्लाते रहे, पर कृष्ण ने उन्हें बांध कर रखा था। नित्या उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, नहीं बताऊंगी, कभी नहीं, चाहे जो हो जाए, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं उसका पता कभी नहीं बताऊंगी। एक काम करो तुम, गले में ना पट्टा बांध लो, कुत्ते के गले में पट्टा ही सूट करता है। काविन को यह सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने पीछे से गन निकाली और नित्या के गले को पकड़कर उसके सीने में 2 गोलियां उतार दी। नित्या के माँ बाप की चीख निकल गई। अपनी ही बेटी की मौत से वो कांप उठे। हटा दिया और एक को तो ढूंढ लूंगा मैं उसे, पर तेरा मरना भी जरूरी था। तुझे भी तेरे किए की सजा दे दी। अब मनाली को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। गुड बाय। उसने वहीं नित्या को छोड़ दिया और नित्या वहीं ढेर हो गई और आंखों में आंसू लिए मृणाल को याद करने लगी और चल बसी। नित्या के माँ बाप अपनी ही बेटी को मरता देख सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो चिल्लाने लगे। उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया और काविन वहां से चला गया। मर गए सब। नित्या, एक दोस्त जिसने अपनी मुन्नू के लिए जान दे दी। मृणाल एक था जिसने आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश की, पर बचा नहीं पाया। मुन्नू के माँ बाप एक थे जो कि आखिरी सांस तक मनाली को हिम्मत देते रहे और इसी वजह से मनाली जिंदा है। वो जी रही है। उसने हार नहीं मानी। नहीं तो इतना दर्द सहने के बाद कोई भी मर जाता। लगभग उसकी सारी कोशिशें कामयाब होती गई। वो काविन के अत्याचार भुला तो नहीं पाई, पर उसके अंदर एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया। 1 महीने बाद मनाली कमरे में चिल्ला रही थी, बेड पर छटपटा रही थी। उसकी चीख पूरा घर सुन रहा था। उसको पसीना आने लगा था और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इतने में एक औरत भागते हुए आई और मनाली को ऐसे छटपटाते हुए देखकर उसके पास दौड़ी। वो औरत आंखों में आंसू लिए, क्या हुआ बेटा, फिर से दर्द उठा क्या? मनाली दर्द से अपने सर को पकड़ते हुए, दादी बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दादी, प्लीज मुझे वो दवाई दे दीजिए। दादी उसे डांटते हुए, खबरदार अगर उस दवाई के बारे में बोला तो मैं अभी तुझे हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। इतना कहकर उन्होंने तेजी से मनाली को उठाया और रिक्शे पर बिठाकर हॉस्पिटल ले आई। यहाँ मनाली को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन के असर से वो शांत हो गई। उसकी आंखों से अभी भी धीमे धीमे आंसू बह रहे थे। दादी डॉक्टर से, डॉक्टर साहिबा, मेरी पोती ठीक तो हो जाएगी ना? उसे क्या हुआ है? कई दिनों से उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द उठ रहा है। डॉक्टर मनाली को देखते हुए, देखिए मनाली के साथ जो कुछ हुआ है, जैसा कि आपने बताया था पहले, ये उस हादसे के बाद कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि उसे चाहकर भी हम रोक नहीं पाते। ये सब इंसान पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा स्ट्रेस लिया तो डिप्रेशन बढ़ने लगता है। इसे यही बीमारी है, माइग्रेन की। इससे इंसान की जान भी जा सकती है। इनको दवाइयां ऐसी दी हैं क्योंकि इनके खून में से ज्यादातर ड्रग्स की मात्रा मिली है, वो अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं और इस वजह से इसका असर दुगने तेजी से इनके दिमाग पर हावी होता है। और वो ऐसी दवाइयां थी जो कि इनके दिमाग को कमजोर बनाने के लिए काफी थी। ये दवाइयां इंसान की जान भी ले सकती हैं। ये सुन दादी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो लड़खड़ाकर लफ्जों से मनाली को देखकर बोली, क्या मेरी पोती ठीक नहीं होगी कभी? डॉक्टर उनके हाथ पर हाथ रखते हुए, वो जरूर ठीक होगी, बस रेगुलर दवाइयां देनी होंगी और ड्रग्स जैसी नशीली दवाइयां जो कि वो लेती आई हैं, वो बंद करनी होंगी। एक भी दिन दवाई के बिना नहीं जाना चाहिए, इसलिए इनका खास ख्याल रखिए और ज्यादा स्ट्रेस मत लेने दीजिएगा। दादी की जान में जान आई। उन्हें मनाली के ठीक होने की उम्मीद दिखी और वो डॉक्टर से दवाइयां लेकर मनाली को सीधा घर लेकर आ गई।
हर रोज दादी उसे हंसाने की कोशिश करती, उसे कहानियां सुनाती, पर मनाली के चेहरे पर कभी भी मुस्कुराहट नहीं आती थी। वो हमेशा एक जगह देखकर कुछ सोचती रहती थी। दवाइयों के असर ने मनाली को थोड़ा सही करना शुरू कर दिया था। दिन बीतते गए और मनाली अपने माँ बाप, भाई और अपनी दोस्त को भुला नहीं पाती थी। अक्सर वो अकेले में बैठकर रो पड़ती थी। दादी के सामने वो रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि दादी का भी तो सब कुछ चला गया था। उनको इस उम्र में रुलाना नहीं चाहती थी वो। दादी को उनके बेटे, बहू और पोते को देखने का मौका भी नसीब नहीं हुआ था। उनको नैनीताल में आने से मना कर दिया था। सुभाष जी का परिवार भोपाल चला गया था और वहीं से दादी और मनाली के लिए पैसे भेजते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मनाली बुरी यादों को भुला तो नहीं पा रही थी, पर धीरे धीरे उसकी बीमारी काबू में हो रही थी। एक दिन मनाली बाहर पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके पास कोई भी नहीं था। तभी घर की फोन की घंटी बजी। दादी ने बिना देर किए फोन उठाया और फोन से कुछ बातें सुनते ही उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने बाहर बैठी मनाली को देखा और झट से फोन रख दिया। मनाली एक ही जगह देखे जा रही थी। दादी उसकी तरफ भागते हुए आई और बोली, मुन्नू बेटा, तुम्हारे चाचा जी तुम्हें भोपाल बुला रहे हैं, तो तुम्हें आज ही निकलना होगा। मनाली को हैरानी हुई, पर वो कुछ नहीं बोली और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि दादी से उसे लगाव हो चुका था। वो दादी के सीने से लगकर रो पड़ी और बोली, दादी, मेरा जाना जरूरी है क्या? मैं यहाँ नहीं रह सकती क्या? दादी अपने आप को संभालते हुए, हाँ बेटा, तू जाएगी तभी सब ठीक हो जाएगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मनाली ने उनकी बात सुनकर ऊपर सर उठाया और बोली, क्या हो जाएगा दादी? दादी हड़बड़ाते हुए उसके आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं मेरा मुन्नू, एक ही जगह रहकर बोर हो गया होगा ना, तो थोड़ा अपनी चाची के घर घूमा। तेरे चाचा तुझे बुला रहे हैं, उनके साथ कुछ दिन रह, फिर आ जाना मेरे पास, ठीक है? मनाली ने कुछ नहीं कहा और वो उनके सीने में सर छुपाकर रो पड़ी। दादी उसे चुप कराती रही और मनाली उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। उसे दादी के पास रहने से उसके पापा की याद आती थी, पर उसे यहाँ से जाना ही था और यहाँ से जाने के बाद कभी वो लौट पाती या नहीं, ये उसे अंदाजा नहीं था। शाम के वक्त मनाली को गाड़ी में बिठाया। उसके पास एक औरत थी जो कि भोपाल जा रही थी, इसलिए मनाली को अकेले भेजने की उनकी हिम्मत हुई। भोपाल से उसे सुभाष जी लेने नहीं आए थे, पर दादी को अंदाजा लग चुका था कि मनाली का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। पर मनाली को ये बात दूर दूर तक पता नहीं थी। आखिर मनाली वहां से चली गई। दादी ने आंखों में आंसू लिए रास्ते को देखकर कहा, अब पता नहीं तुझे देख भी पाऊंगी या नहीं मुन्नू, पर तेरी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं भी अपने बेटे और बहू के पास कुछ ही दिन में चली जाऊंगी। तब तुझे कोई सहारा देने के लिए होना चाहिए ना, इसलिए तुझसे झूठ कहा। अब कभी भी इस शहर में मत आना। दादी आंखों में आंसू लिए अंदर चली गई। खूबसूरत मोहब्बत में अब आगे सुनिए। मनन को पता चली काविन की दरिंदगी। इधर सुबह हुई और मनाली एक नए शहर पहुंची। वहां सुभाष जी उसे लेने आए थे। उसने सुभाष जी के पैर छुए और सुभाष जी ने अपने पैर हटा लिए और गुस्से से बोले, जरूरत नहीं है इसकी, चलो अब। मनाली उनका रवैया देखकर कुछ नहीं बोली। वो घर आई और उस घर को देखने लगी। अब यही उसका ठिकाना बनने वाला था। सुभाष जी सारा सामान वहीं छोड़कर अपने कमरे में चले गए। मनाली को कुछ समझ नहीं आया कि उसके चाचा उससे किस बात से नाराज हैं, कि तभी रानी जी उसे दिखी। वो रानी जी के गले लगना चाहती थी। उसने जैसे ही घर में कदम रखने चाहे कि तभी रानी जी भी गुस्से से बोली, आने से पहले कुछ नियम सुन लो। मनाली वहीं आंखों में आंसू लिए रुक गई। वो हमेशा रानी जी में अपनी माँ ही ढूंढती थी, पर हर वक्त वो नाकामयाब हो जाती थी।
रानी जी उसे गुस्से से बोलते हुए, पहले ही अपने माँ बाप को खाकर आई है, अब हमारी जान भी लेना चाहती है। तेरी यहाँ परछाई भी पड़ने ना दूं मैं। वो तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा था कि तू हमारे साथ रहेगी, नहीं तो तुझे अपने घर में कोई जगह नहीं देती। मनाली की आंखों से ये सुनकर आंसू निकलने लगे। अब तक तो उसे यही लगता था कि रानी जी उसे पसंद नहीं करती, पर आज उसे एहसास हो रहा था कि रानी जी के मन में उसके लिए कितना जहर है। मंदिरा अपने हॉस्टल में थी तो घर में शांति थी। रानी जी उसके पास आते हुए, घर में आने से पहले कुछ बातें समझ ले, क्योंकि यहाँ मेरा हुक्म चलता है, तो उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। रानी जी उसकी आंखों में देखते हुए, पहली बात कि तू घर से बाहर नहीं जाएगी, और अगर निकलने की कोशिश की तो घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। दूसरी बात, अपना ये मनहूस चेहरा हमेशा हमारे सामने ढक के रखेगी। गलती से भी तेरा चेहरा हमें दिखना नहीं चाहिए। अपनों को खा गई है, अब हमें भी खा जाएगी। तीसरी बात, घर में अपनी मनमानी करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुझे घर से निकाल दूंगी। और चौथी बात, मेरे या सुभाष जी के सामने अपना मुंह बंद रखेगी। तेरी आवाज सुन के ही मेरा दम घुटने लगता है। और तुझे मुफ्त में खाना नहीं खिलाऊंगी, सारा घर का काम करना पड़ेगा। और ये बातें याद रखना तू, इनमें से एक भी बात को तूने अनदेखा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद इज्जत गवा कर आई है, किसी और मर्द के साथ सोकर हमारे घर पे भी कलंक लगाने आ गई है। तुझे दिन रात अब बर्दाश्त करना पड़ेगा, पता नहीं कब जान छूटेगी। अब देख क्या रही है, जा यहाँ से। इतना सुनने के बाद मनाली के कान सुन हो गए। वो क्या सोच कर आई थी और क्या उसे देखने को मिला। वो अपने दूसरे माँ बाप के पास आई थी, यही उम्मीद से कि उसे अपने माँ बाप का सहारा मिल जाएगा, पर यहाँ तो उसके अपने ही दुश्मनों जैसा बर्ताव करने लगे। आखिर वो एक छोटे से कमरे में आई और उसने अपना बैग खोला और अपने माँ बाप और भाई की तस्वीर सामने रखी और उन्हें देखकर रो पड़ी। रोते रोते उसका ध्यान उसके हाथ पर गया जिस पर काविन का नाम था। वो वहां से उठकर भागते हुए बाथरूम में आई और वो निशान धोने लगी। उसने वहां से बार उठाया और जोर से अपने हाथ पर रगड़ने लगी। वो रगड़ती ही रही जब तक कि पूरी चमड़ी उड़ेल नहीं गई। आंखों में आंसू लिए वो खून के सने हाथ पर जोर जोर से रगड़ती गई। पूरे हाथ से खून बहने लगा और टैटू भी निकल गया, पर मनाली का हाथ पूरा खून से सन गया। उसने रोते हुए वो बार वहीं फेंका और बाहर आ गई। पूरे कमरे में खून की बूंदें गिर रही थी, पर मनाली को दर्द का एहसास नहीं था। वो अपने हाथ को देखकर बोली, कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। तुम्हारा नाम मैंने अपने हाथ से मिटा दिया है। अब तुम एक अनजान हो मेरे लिए, और मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। क्योंकि तुम्हारे दिए गए जख्म भुला नहीं पा रही हूं मैं, और ना मैं भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तो यही सच है और इसे मैं ठुकरा नहीं सकती। पर एक बात मैं बोलूंगी, तुम्हें मैं हमेशा ठुकराऊंगी। तुम कभी भी मुझे अपना नहीं बना पाओगे। कितनी भी कोशिश कर लो, पर ये कभी नहीं होगा। तुम्हारे इरादे कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ये वादा है मेरा। कलंक। बहुत ही खूबसूरत है चेहरा, पता नहीं मेरे ही नसीब में क्यों आया। काश मैं बदसूरत ही होती तो इतना बड़ा कलंक न लगता मुझ पर। जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। अब जब आए तो गले लगाना चाहती हूँ, पर घुट घुट के जीना ये मेरी जिंदगी बन गई है। अपना दर्द किसी से बांट भी नहीं सकती। जो अपने थे वो चले गए, जो है वो अपना नहीं मानते। किससे कहूँ मेरे कलंक की कहानी, इसीलिए डायरी तुमसे ही अपनी कहानी कह दी मैंने अपना दर्द तुम्हें दे दिया। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास अब कोई अपना कहने के लिए नहीं है। तुम्हें ही अपना कह सकती हूँ, क्योंकि तुम चुपचाप मेरी बात सुनोगी। बुरी यादें समेटना नहीं चाहती थी, पर क्या करूं, जब कोई हमारे पास नहीं होता तो कागज और कलम दोनों साथ देते हैं। और तुमने मेरे दर्द को बांटकर मेरा साथ दिया।
पर मेरे भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। शिकायत नहीं है मुझे उनसे, इतना बड़ा कलंक उन्होंने ऐसे लगाया कि कहीं का नहीं छोड़ा। बस ये मैंने मान लिया है कि गलती इंसान से ही नहीं भगवान से भी होती है, और भगवान आज तक हर औरत की आह सुनता आ रहा है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उससे गलती हुई है, एक ऐसी गलती जिसे सुधारा नहीं जा सकता। इंसानों में फर्क करने की गलती, मर्द और औरत को कम ज्यादा इज्जत देने की गलती, औरत को लाचार बनाकर मर्द को सबसे ज्यादा ताकत देने की गलती, औरत और मर्द की जिस्म की बनावट में फर्क करने की गलती, नजरों के खेल में फर्क करने की गलती, औरत और मर्द को एक जैसा ना बनाने की गलती। भगवान ने मर्द को बनाने में गलती नहीं की, बस औरत को बनाने में गलती कर दी। पर शिकायत नहीं है उनसे। मेरी शिकायत करने से ना तो मेरी खोई हुई इज्जत वापस आएगी, ना मेरे अपने वापस आएंगे। आज मान लिया कि गलती इंसान से नहीं भगवान से भी होती है, चाहे कोई माने या ना माने, पर जिसके साथ बीतती है ना, वो जरूर मानेगा कि औरत को बनाने में भगवान गलती कर गया। सब कुछ इतना सुंदर बनाया, पर इन दोनों में फर्क करने वाला भी तो भगवान ही है। खैर, अब उनके ऊपर दोष नहीं डाल सकती, उनकी मर्जी से सब चलता है। मेरी जिंदगी भी बेजान होकर गुजर जाएगी। भूलूं मैं कैसे उस दर्द को जो उसने मुझे अंधेरी रातों में दिए। शब्दों में बयां नहीं होता वो दर्द, इस हद तक उसने मेरे जिस्म का कतरा कतरा कर डाला। अब उसे समेट कर कहाँ जा सकती हूँ? बाहर जाऊं तो दुनिया की नजर हमेशा एक ही जैसी रहेगी। वो तो हमेशा मुझ पर कलंक समझेगी, और अगर चार दीवारी में रहूं तो उसके दिए गए जख्म को याद करके मैं मरती रहूंगी। सच बात है, जब एक बार ये कलंक लग जाए ना तो जिंदगी भर नहीं मिटता। जिस्म जलकर खाक हो जाता है, पर ये कलंक मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ऐसा कलंक लगाया कि चाह कर भी मैं इसे मिटा नहीं सकी। उसका नाम हाथ से मिटा दिया, पर गहरा जख्म जो उसने मेरे दिल पर लगाया है वो कैसे मिटेगा? जिंदगी भर इस कलंक के साथ जीना होगा। अभी भी जी ही रही हूं मैं, और शायद आखिरी सांस तक ये मेरा पीछा ना छोड़े। खत्म। मनन ने डायरी झट से बंद की और आंखों में आंसू लिए गुस्से से उसे खिड़की के बाहर फेंकने को हुआ। तभी अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर ना में सर हिलाया। मंदिरा और रिधिमा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मनन ने एक एक शब्द उनके सामने पड़े थे। मनन ने अपना सर पकड़ा और आंखों में आंसू लिए उस डायरी को देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। दिल है कि चिल्लाना चाहता था। वो कांपते हुए होठों से बोला, मनाली। उसका दिल भर आया और आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। अंश ने उसे संभाला, पर मनन के आंसू थम नहीं रहे थे। उसके सामने मनाली का चेहरा घूमने लगा और उसने जोर से डैशबोर्ड पर हाथ दे मारा और डैशबोर्ड टूट गया, पर म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया। अंश ने उसे बंद करना चाहा, पर वो बंद ही नहीं हुआ। बार बार कोशिश करने के बाद भी म्यूजिक चलता ही रहा, और उसी म्यूजिक के साथ मनन के दिल का हाल भी बेहाल होने लगा। मनन मनाली को याद करने लगा। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, फिर तेरी तो खबर ना मिले। मनन अपने आंसू पोंछते हुए, बहुत याद आ गई, बहुत याद आ गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मनन अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। गाना सुनते ही उसके आंसू निकलने लगे और वो जल्द से जल्द मनाली को देखना चाहता था। अंधेरी रात में मनाली की वो एक एक बात उसने पढ़ी थी। उसका दर्द लफ्जों में बयां नहीं हो सकता था। वो उस दर्द को महसूस कर सकता था। आखिर उसने अपनी गीली पलकें बंद की और मनाली को महसूस करने लगा। मेरी दहलीज से होकर
बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है। मनन ने मनाली की डायरी देखी और उसके चीखें याद करने लगा। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत याद आ गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। दिल है कि धड़क रहा था, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आखिर उसके जहन में मनाली का हंसता हुआ चेहरा उतरा। कोई तो रहा वो होगी जो मेरे घर को आती है। करो पीछा सदाओं का, कहो क्या कहना चाहती है। मनन ने अपने मोबाइल से मनाली की तस्वीर देखी जो उसने नैनीताल में ली थी। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। बहुत आ गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मर जावा मर जावा। मनन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने हाथ से ही म्यूजिक सिस्टम को तोड़ दिया। उसके हाथ से खून बहने लगा था। उसकी रूह कांप उठी थी उस गाने को सुनकर। मनन के दिल में इस कदर आग लगी थी कि अब उसमें काविन का जलना तय था। अंधेरी रात में उसकी आंखों में सिर्फ मनाली का चेहरा घूम रहा था। अब वो क्या करने वाला है ये किसी को अंदाजा नहीं था। काविन की दरिंदगी उसने आज पढ़ी थी और अब उसे चाहकर भी कोई बचा नहीं पाएगा। खूबसूरत मोहब्बत में अब आगे सुनिए। क्या मनाली काविन के चंगुल से छूट पाएगी? सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज की किरण धरती पर पड़ चुकी थी। उसकी कड़कती रोशनी कमरे में पड़ी जहां पर मनाली रात से बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और हाथ और पांव पर भी जख्म थे। खिड़की से उसके चेहरे पर रोशनी आई तो उसकी आंख खुली। उसने अपनी बेजान आंखों से यहाँ वहां देखा तो वो काविन के घर पर ही थी। उसका दिल भर आया रात की बात याद करके। आंखों से आंसू निकलने लगे और उसे अपना शरीर भारी लगा तो उसे याद आया कि वो कल रात टेबल से टकराकर बेहोश हो चुकी थी। पर बाद में क्या हुआ ये उसे याद नहीं था। अब वो उठने की कोशिश करने लगी, पर उसके ना तो हाथ हिल रहे थे ना ही पैर, जैसे किसी ने उसके हाथ पांव बांध रखे हों। शरीर में भयानक कमजोरी और उसका कारण रात के दिए गए इंजेक्शंस थे। वो चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। वो क्यों उठ नहीं पा रही। आखिर पूरा जोर लगाने के बाद भी वो बेड से उठ नहीं पाई तो उसने करवट बदली और सीधा बेड से जमीन पर गिर गई। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया उठने में और काफी हद तक वो उठ खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ उसने अपने कदम बढ़ाए तभी वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी। सोचने लगी कि उसे क्या होता जा रहा है। रात तक तो वो ठीक थी, पर अभी उसे क्या हो गया है। वो वहीं बैठी रही और खुद को संभालने की कोशिश करती रही कि अचानक दरवाजा खुला और उसने किसी को अंदर आते देखा। उसने उस शख्स के पैर देखे और फिर ऊपर की तरफ थकी हुई नजरों से देखा तो काविन हाथ में कॉफी लेकर अंदर आया था। काविन ने दरवाजा बंद किया और मनाली के पास आया। वो उसकी हालत को देखकर मुस्कुराया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे देखने लगा। वो उससे दूर हटना चाहती थी पर वो कैसे हटे। ना उसका शरीर साथ दे रहा था और ना ही उसका दिमाग। दिमाग पहले ही कमजोर था, अब वो उससे लड़ने की हिम्मत गवा चुकी थी। काविन ने उसका सिर ऊपर किया और उसकी आंखों में देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, कमजोरी आ गई है रानी को। मनाली उसे आंखों में आंसू लिए देखती रही। काविन उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, अरे मैं भी क्या, मैंने ही तो कमजोर बनाया है तुम्हें। वो क्या है ना कि रात को तुम बेहोश हो गई थी और तुमने पता नहीं क्या क्या सुनाया था मुझे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर दवाई दे दी और देखो दवाई काम कर रही है, वो भी इतने खतरनाक तरीके से। मनाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए जबान ने साथ नहीं दिया। फिर भी उसने हिम्मत करके
अपने कांपते हाथों से काविन का हाथ अपने चेहरे से हटाया और थकान भरी जबान से बोली, हाथ मत लगाया करो, तुम्हारे पास आने से घिन आती है मुझे। तुम एक गंदे इंसान हो, तुम्हारी फितरत में गंदगी भरी है, इसलिए दूर रहो। काविन ने उसकी बात सुनी तो गुस्से से जबड़ा भींच लिया। उसने अपनी गर्म कॉफी का कप मनाली की कलाई पर रख दिया। मनाली की चीख निकल गई। काविन कप को उसकी कलाई पर दबाते हुए बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतनी आग है कि बुझती ही नहीं। मनाली रोते हुए, प्लीज प्लीज हटाओ इसे, बहुत जलन हो रही है। काविन मुस्कुराते हुए, क्यों मेरे दिल को बार बार जलाती हो फिर? अगर थोड़ी देर के लिए चुप रहती तो तुम्हें इतनी जलन महसूस भी नहीं होने देता। पर तुम्हें बहुत शौक है ना खुद को तकलीफ देने का। अब थोड़ी जलन तो महसूस होगी ही। मनाली बार बार उसका हाथ हटाती रही, पर काविन ने कप ज्यादा ही दबाना शुरू कर दिया। काविन ने उसकी चुप्पी देखकर कप साइड के टेबल पर रखा और उसकी बाजुएं पकड़कर जोर से उठाया और बोला, अब ये काम भी मुझे ही करना होगा। क्या करें, आज तक तुम्हारे नखरे झेलते आया हूं तो अभी भी झेलने ही होंगे ना। वैसे सुबह सुबह तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहता, पर इतने सालों की जो प्यास अधूरी है उसे पूरी करने में वक्त भी जाया नहीं करना चाहता। इसलिए इस कमजोरी का फायदा तो मुझे उठाना ही होगा, वरना मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। इतना कहते ही काविन ने मनाली को धक्का दिया और वो सीधा बेड पर गिर गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो क्या करे, कैसे काविन से बचे, यही सोचकर वो पागल हुए जा रही थी। काविन ने उसे देखकर सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और पर्दे लगा दिए। कमरे में थोड़ा बहुत अंधेरा सा छा गया। वो बेड पर आया और मनाली की तरफ बढ़ने लगा। मनाली तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो लड़खड़ाती जबान से बोली, मुझसे दूर रहो, तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता, सिर्फ दूसरों को तकलीफ देना आता है और उनका इस्तेमाल करना आता है। काविन ने उसके करीब आकर होठों पर उंगली रख दी और उसे आंखें दिखाकर बोला, हिम्मत टूट चुकी है, फिर भी तुम्हें बोलना ही है, चुप नहीं रह सकती। अरे ये मैं पहली बार थोड़ा ही कर रहा हूँ जो इस तरह से बर्ताव किए जा रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरे पास आ गई। अब तो रोज यही होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरा पूरा हक है तुम पर। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मुंह बंद रखो। काविन इतना बोलते ही हल्का सा मुस्कुराया और मनाली की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। काविन अब कुछ ज्यादा ही करीब आ गया और उसके होठों को छूने की कोशिश की, पर तब अचानक उसका मोबाइल बजा और मोबाइल बजते ही काविन गुस्से से मनाली से दूर हुआ और जेब से फोन निकाला तो सामने से नील बोल रहा था। नील की आवाज उसे थोड़ी भारी सी लगी तो उसने उससे पूछा, पर नील ने कोई जवाब नहीं दिया। नील ने उसे झट से बाहर आने के लिए कहा। काविन फोन रखकर मनाली की तरफ देखने लगा, जो बुरे तरीके से रोई जा रही थी। वो मनाली को गुस्से से देखकर बोला, किस्मत अच्छी है जो तुम अभी तक आजाद हो, पर ज्यादा देर तक नहीं। थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुम्हें देखता हूँ। ये कहकर काविन वहां से चला गया। मनाली उसे जाते हुए देखने लगी और थोड़े पल के लिए उसके दिल को राहत मिली कि थोड़ी देर के लिए ही सही, पर उसके साथ गलत होने से बच गया। उसने कोशिश की उठने की, पर वो उठ नहीं पाई। यहाँ काविन किसी काम के लिए नील के साथ चला गया और उसी वक्त मीनल कमरे में भागते हुए आई और मनाली को देखते हुए बोली, मनाली तुम ठीक हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं ना बेटा तुम्हारे साथ? मनाली ने मीनल को देखा तो उसके चेहरे पर उम्मीद दिखी। तभी वहां सक्रांत भी आ गए और उन्होंने मनाली को देखकर कहा, बेटा उठने की कोशिश करो और ये दवाई खा लो, इससे तुम्हारे शरीर से कमजोरी हट जाएगी।
मीनल और सक्रांत ने तुरंत उसे उठाया और दवाई दे दी। मनाली मीनल का हाथ पकड़कर थकी हारी नजरों से बोली, प्लीज आंटी, मुझे बचा लीजिए, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मीनल उसके चेहरे को छूते हुए, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, बस एक बार तुम्हारे शरीर से सारी कमजोरी खत्म हो जाए तो तुम फिर से चल सकोगी, फिर यहाँ से भाग जाना तुम। मनाली रोते हुए, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, भाग नहीं सकती। सक्रांत, हार नहीं मान सकती बेटा तुम्हें भागना होगा, अगर अभी नहीं भागी तो फिर कभी नहीं भाग पाओगी। उनकी बात पूरी होती कि तभी काविन अंदर आ गया। काविन उन दोनों को कमरे में देखकर तिलमिला उठा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आप इस कमरे में? कितनी बार मना किया है मैंने कि जहां मना करूं वहां मत आया कीजिए, फिर भी आप लोग नहीं मानते ना। निकलिए यहाँ से वरना धक्के देकर यहाँ से निकलवाऊंगा। सक्रांत गुस्से से, हम कहीं नहीं जाने वाले, तुम मनाली के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, बहुत जुल्म हो गए तुम्हारे, अब और नहीं, हम इसे बचा कर रहेंगे। काविन टेढ़ी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए, अच्छा आप लोग बचाएंगे इसे मुझसे, दिल को तसल्ली देने के लिए, अच्छा है। मीनल गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अत्याचार इतने दिन तक मनाली सहती रहेगी? वो कभी भी तुम्हारी नहीं होगी और तुम कभी भी मनाली को अपना नहीं बना पाओगे। काविन हंसते हुए, अच्छा ये आप मुझे धमकी दे रही हैं या फिर खुद को बता रही हैं? मीनल जलती हुई आंखों से, धमकी ही समझ लो, क्योंकि तुम्हें किसी की सीधी बात समझ कहाँ आती है। अब चले जाओ यहाँ से। काविन ने उनकी बात अनसुनी की और किसी को कॉल लगाई। थोड़ी देर में वहां गार्ड्स आए और काविन उनसे बोला, मेरे मॉम डैड को बाइज्जत बाहर तक छोड़ाओ, इन्हें अपने कमरे में बंद करके आओ, गो। सक्रांत तिलमिलाते हुए, काविन हम कहीं नहीं जाने वाले। उतने में ही गार्ड्स ने उन्हें पकड़ा और खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगे। मीनल और सक्रांत चिल्लाते रहे और मनाली को उठने को कहते रहे। मनाली की आंखों से भी आंसू निकलने लगे कि अब वो चाह कर भी बच नहीं सकती। उसका शरीर ही उसका साथ नहीं दे रहा था तो कोई और क्या देता। यहाँ गार्ड्स ने सक्रांत और मीनल को उनके कमरे में पूरे तरीके से बंद कर दिया और बाहर खड़े हो गए। सक्रांत और मीनल दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाते रहे। आखिर उनकी आंखें भी आंसुओं से भर गई। यहाँ मनाली को अपने शरीर में हलचल महसूस हो रही थी और वहीं काविन ने दरवाजा बंद किया और मनाली के पास आकर बैठ गया और कसमसाते हुए बोला, देखो ना मनाली, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है। अरे यार, कोई अकेला ही नहीं छोड़ता। थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया कि मेरे माँ बाप को तुम पर दया आ गई, बचाने आ गए तुम्हें। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हें तो आज खुद भगवान भी नहीं बचा सकता। इतना कहते ही काविन मनाली के चेहरे के करीब आकर हंस दिया। मनाली अपनी खाली आंखों से उसे देखते हुए, बचना कौन चाहता है अब, मैं तो सीधा तुम्हें मारना चाहती हूँ। काविन को उसकी इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने मनाली को एक झटके से उठाया और गुस्से से उसकी गर्दन को जोर से दबाया। काविन अपनी जलती हुई आंखों से उसके गले को दबाते हुए, क्या कहा तुमने? तुम अब मुझे मारोगी? इतनी हिम्मत भी है तुम में या सिर्फ बोल रही हो? मनाली छटपटाने लगी। मनाली अपना गला छुड़ाते हुए धीमी आवाज से बोली, देखना चाहोगे हिम्मत? अब देखो। इतना कहकर मनाली ने टेबल से एक भारी चीज उठाई और काविन का ध्यान जाता उससे पहले ही मनाली ने उसके सर पर जोर से वार किया। काविन का सर घूमने लगा और जोर के वार से वो दूसरी तरफ जा गिरा। मनाली लड़खड़ाते हुए बेड से उठी
और दरवाजे की तरफ भागी। काविन दर्द में उसे जाते हुए देख रहा था। आखिर वो भी गुस्से से चिल्ला पड़ा, मनाली, बहुत गलत कर दिया तुमने। मुझ पर हाथ उठाती हो, तुम्हारी तो जान ही ले लूंगा अब। काविन अपने सर को संभालते हुए उठा कि तब तक मनाली दरवाजा खोलकर नीचे लड़खड़ाते कदमों से आ चुकी थी। उसे इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी।